मैं ऋषि आज की क्लास में हम करेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक का सफर। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1919 से 1922 के दौरान दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। ये आंदोलन थे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए थे। हालांकि ये दोनों आंदोलन पृथक पृथक मुद्दों को लेकर आरंभ हुए थे, किंतु दोनों ने ही संघर्ष के साथ तरीके अहिंसक असहयोग का मार्ग ही अपनाया। यद्यपि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, तथापि इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। अब इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो जान लेते हैं। इन दोनों आंदोलनों की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित है जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय सधर्म में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई थी। इन आंदोलनों के लिए 1919 का वह वर्ष सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस विशेष वर्ष में सरकारी नीतियों एवं गतिविधियों से भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग असंतुष्ट और रुष्ट हो गया। और इस सार्वजनिक असंतुष्टि के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों ने जनता त्रस्त हो गई थी और इस विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। कस्बों और नगरों में रहने वाले मध्यम एवं निम्न मध्य वर्ग के लोग जैसे दस्तकार मजदूर सभी महंगाई से परेशान हो गए और खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई। मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, औद्योगिक उत्पादन कम हो गया तथा लोग करों के बोझ से दब गए। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा। इससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुई और सूखे महामारी और प्लेग से भी हजारों लोग मारे गए थे। रोल्ट एक्ट ने आक्रोश को उत्तेजित किया और गांधी जी ने इसका विरोध करने का आह्वान किया। अनेक स्थानों पर बंद के आह्वान के प्रचुर प्रत्युत्तर में दुकानों विद्यालयों को बंद कर दिया गया। पंजाब में यह विरोध विशेष रूप से अत्यधिक प्रबल था, क्योंकि इस प्रदेश के कई पुरुषों द्वारा युद्ध में ब्रिटिश सेना की सहायता की गई थी और उन्हें अपनी वफादारी के बदले में सरकार से यानी पुरस्कार या प्रतिफल प्राप्त करने की उम्मीद थी। लेकिन क्या हुआ, इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने राज्य में सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया और अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग में हत्याकांड जो हुआ, जिसने स्वदेशी शासन की क्रूरता को पूरी तरह उजागर कर दिया और तब तक प्रांत में स्थिति दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण होती गई। उसके बाद पंजाब में ज्यादतियों के विरुद्ध संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। उधर ब्रिटिश संसद विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कृत्यों की उचित ठहराया गया तथा मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 26,000 पाउंड की धनराशि एकत्रित की। ये सारी गतिविधियां अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त थी। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद भी द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। इन सुधारों से सब शासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई और विश्व युद्ध के पश्चात हुई अन्य घटनाओं ने भी हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की। इसमें लखनऊ समझौता आ गया 1916 का। इससे क्या हुआ था, इससे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में सहयोग बढ़ गया था और रोल्ट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में समाज में अन्य वर्गों के साथ ही हिंदू तथा मुसलमान भी एक दूसरे के करीब आ गए थे और मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीकत अजमल खान एवं हसन इमाम आदि अलीगढ़ स्कूल के रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे, जिसके कारण मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ स्कूल का प्रभाव कम होने लगा। युवा राष्ट्रवादी ने भी उग्रवाद की वकालत की तथा राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया। वे साम्राज्य विरोधी भावनाओं से गहरे प्रभावित थे तथा समाजवादी दास्ता को समाप्त करना चाहते थे और इन्हीं सब गतिविधियों के परिदृश्य से खिलाफत का जन्म हुआ, जिसके साथ ही ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पटल पर उभरा। खिलाफत का मुद्दा क्या था, ये जान लेते हैं। खिलाफत का मुद्दे ने मौलिक राष्ट्रवादी रुझान के उदय की प्रक्रिया को मुसलमानों की युवा पीढ़ी तथा अन्य मुस्लिम शोधकर्ताओं के मध्य सुलभ बना दिया, जिन्हें धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हो रही थी
और प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति अंग्रेजों के रवैये से भारतीय मुसलमान अत्यंत उचित हो गए। न केवल भारतीय मुसलमान अपितु संपूर्ण मुस्लिम जगत तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख मानता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया। अतः तुर्की की युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया और तुर्की को विभाजित कर दिया गया तथा खलीफा को पद से हटा दिया गया। तो ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों में रोष की लहर तोड़ गई और भारत में भी मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की तथा अंग्रेजों के सम्मुख निम्न मांगे रखी। मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया जाए और खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भू क्षेत्र प्रदान कर दिया जाए। तो 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी ने के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा था वो जलियांवाला कांड और खिलाफत था। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली आदि तुर्की के समर्थक में आए। अली बंधुओं जैसे मोहम्मद और शौकत अली ने अपने पत्र कामरेड में तुर्की एवं इस्लाम की परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी ने हिस्सेदारी की। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस आरंभ हुआ और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई और 13 जनवरी 1920 को डॉक्टर अहमद अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलने गया, लेकिन खाली हाथ वापस आ गया। 10 अगस्त 1920 को संपन्न रिवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया और गांधी ने खिलाफत कमेटी को सलाह दी कि उनके सामने एक मात्र रास्ता असहयोग आंदोलन है। समिति द्वारा गांधी का यह सुझाव मान लिया गया और सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुई कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों में बहिष्कार करने तथा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो जानिए खिलाफत असहयोग जो आंदोलन था उसका कार्यक्रम क्या था। कुछ समय तक खिलाफत के नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभाएं, धरने या याचिकाओं तक ही सीमित रहे, किंतु बाद में यह मांग जोर पकड़ने लगी कि अंग्रेजी शासन के विरोध में सशक्त प्रदर्शन किए जाएं तथा अंग्रेजों के साथ हर प्रकार से असहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। तो इस प्रकार खिलाफत का रुख धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की। साथ ही खिलाफत के नेताओं ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि युद्ध उपरांत संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएंगी तब तक वे सरासर सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। तो गांधी जी को, जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, ने इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। अब खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का क्या रवैया था, यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जो खिलाफत आंदोलन है उसकी सफलता के लिए उसे कांग्रेस के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता थी। तो रोल्ट एक्ट के विरुद्ध हुए सत्याग्रह ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय अधिनियम बना दिया। तत्पश्चात गांधी जी द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के साथ साथ खिलाफत के मुद्दे पर आंदोलन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति का अभाव था। बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया। साथ ही वे सत्याग्रह का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किए जाने के प्रति भी आशंकित थे। प्रोफेसर रविंद्र कुमार के अनुसार गांधी जी ने तिलक को सत्याग्रह की विशिष्टता से परिचित कराने का अथक प्रयास किया तथा इनकी खूबियों के संबंध में उनकी सभा
जो सभी शंकाओं को देर तक को ढेर कर दिया। इसके साथ उन्होंने खिलाफत के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से संधि करने का औचित्य भी तिलक को समझा दिया। कुछ अन्य राज्यों में भी गांधी जी के इस असहयोग जो कार्यक्रम का विरोध किया गया, यद्यपि बाद में कांग्रेस इस मुद्दे पर झुक गई तथा उसने गांधी के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने तथा गांधी के असहयोग कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के कई कारण थे। यह महसूस हो गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने तथा मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में लाने का यह स्वर्णिम अवसर है, और इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्ग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान शिल्पकार पूंजीपति न जनजातियां महिलाएं युवा विद्यार्थी आदि सभी ने विदेशी शासन की उपस्थिति को महसूस किया है तथा अपनी दुर्दशा के लिए इसे उत्तरदायी मानते हुए अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा की है। और संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के संबंध में हंटर कमीशन की भेदभावपूर्ण व दमनकारी सिफारिशों से सरकार के प्रति उसका मोह भंग हो गया था। कांग्रेस बात से भली भांति परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में थे। कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन कैसे हुआ, ये देख रहे। राजनीतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया है। और ऐसे खिलाफत आंदोलन कैसे क्या रुख हुआ, इसका जान लेते हैं। फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से मुलाकात की तथा उनके खिलाफ के प्रश्न को हल करने की मांग की, किंतु इस मिशन से कोई लाभ ही नहीं हुआ। फरवरी 1920 में फिर गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब की घटना गलत है, अतः सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे तथा पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करे, तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करे तथा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए उनके कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। तो जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया तथा गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा। आधिकारिक तौर पर हम असहयोग आंदोलन को 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण है जनवरी 1921 से मार्च 2021 तक। यह चरण असहयोग आंदोलन का प्रथम चरण था, अतः इसमें बुद्धिजीवी वर्ग अधिक सक्रिय रहा और इस चरण में मुख्य बल इस बात पर रहा कि विद्यार्थी है वो सरकारी नियंत्रण वाले विद्यालयों और महाविद्यालयों की ओर वकालत छोड़ दे। आंदोलन के प्रथम माह में ही हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल तथा कॉलेजों को छोड़ दिया तथा वे राष्ट्रीय संस्थाओं में भर्ती होने लगे। तो शिक्षा का बहिष्कार बंगाल में सबसे अधिक प्रभावी रहा। कलकत्ता के छात्रों ने राज्यव्यापी हड़ताल कर दी। उनकी मांग थी कि स्कूलों के प्रबंधन सरकार से अपना रिश्ता तोड़ें। इस कार्यक्रम को सरल बनाने के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेज खोले गए और इनमें जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ तथा गुजरात विद्यापीठ प्रमुख हैं। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय महाविद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया। छात्रों की तरह से ही वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। देश में जाने माने वकीलों जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, MR जयकर तथा C राजगोपालाचार्य आदि के द्वारा वकालत का बहिष्कार करने से लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। द्वितीय चरण था अप्रैल 1921 से जुलाई 1921 तक। अखिल भारतीय कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन के साथ असहयोग का दूसरा चरण आरंभ हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि देश अभी सविनय अवज्ञा के लिए पर्याप्त रूप से संगठित और अनुशासित नहीं है, अतः चरखा तिलक स्वराज फंड तथा कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया कि 30 जून तक तिलक स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ सदस्यों की भर्ती की जाए तथा 20 लाख चरखे लगाए जाएं। कांग्रेस के इस आह्वान के पश्चात देखते ही देखते चरखे की लोकप्रियता बढ़ने लगी और चरखे तथा खादी का खूब प्रचार हुआ। खादी तो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतीक बन गई। तिलक स्वराज फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया। यद्यपि कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य पूरा तो नहीं हुआ, तथापि सदस्य संख्या 50 तक पहुंच गई। तृतीय चरण हुआ जुलाई 1921 से नवंबर 1921 तक। 1921 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई, जिनमें पुनः स्वीकार किया गया कि जनता में अभी सिविल नाफरमानी चलाने वाले लायक जागृति नहीं आई है, अतः आंदोलन के स्वदेशी आधार को मजबूत करने के लिए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के निर्णय को और प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इसके पश्चात कार्यकर्ता घर घर जाकर विदेशी कपड़ा इकट्ठा करते तथा स्थानीय लोगों के साथ एक जगह इकट्ठे होकर उन कपड़ों की होली जलाई जाती
और इस आंदोलन में विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरना भी शामिल था। इसका नतीजा यह हुआ कि 1920-21 में जहां 102 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी कपड़ों का आयात हुआ था, वहीं 1921-22 में यह घटकर मात्र 51 करोड़ रह गई। व्यापारी वर्ग ने भी इस बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। इसके पीछे एक स्वाभाविक कारण था कि कार्यक्रम में के चलते व्यापारियों के समक्ष पूंजी लगाने के लिए एक सुरक्षित आधार तैयार हो गया। हालांकि कुछ प्रमुख पूंजीपति स्वदेशी आंदोलन के साथ खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके विदेशी विरोधी रूप में समुदाय श्रमिकों द्वारा अशांति फैलाए जाने के भय की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आंदोलन के इस चरण में ताड़ी के दुकानों के आगे धरना देने का कार्यक्रम देश के कई हिस्सों में काफी लोकप्रिय हुआ। यद्यपि यह कार्यक्रम आंदोलन की मूल योजना में शामिल नहीं था, इस कार्यक्रम के चलते सरकार के आबकारी आय में इतनी कमी हुई कि सारी नैतिकता को ताक कर रखते हुए सरकार ने लोगों को शराब पीने के फायदे के बारे में प्रचार करना आरंभ कर दिया। आंदोलन के इस चरण में उग्रता देखी गई। मोहम्मद अली द्वारा इस आह्वान के पश्चात कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म विरुद्ध है, सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 17 नवंबर को ही प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार किया गया तथा मुंबई में हड़ताल आयोजित की गई। उसी दिन गांधी जी के द्वारा एक सभा का आयोजन एल्फिंस्टन मिल के अहत्य में मजदूरों के लिए किया गया था। इस सभा से लौटते मजदूरों तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह में भाग लेने वालों के मध्य संघर्ष हो गया, जिससे शहर में दंगा फैल गया। हिंसा तथा पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 52 लोगों की मौत हो गई। तब गांधी जी 3 दिनों तक अनशन पर बैठे तथा कहीं जाकर हिंसा की आग ठंडी पड़ी। इस चरण में निचले स्तर पर ही आंदोलन का आधार देखा। अवध में किसान सभाओं की स्थापना हुई, जिसने बेदखली रोको आंदोलन प्रारंभ किया। आगे मदासी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। केरल के मालाबार तट पर मोपला कृषकों ने हिंदू भूस्वामियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसने कहीं कहीं भयंकर सांप्रदायिक रुख अख्तियार कर लिया और असम में चाय बागान के मजदूर हड़ताल पर चले गए। सरकार ने जब हड़तालियों पर गोली चलाई तो स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। कलकत्ता के छात्रों के नेतृत्व में के मिदनागपुर के जोतदारों की हड़ताल हुई। आंध्र प्रदेश में वन कानून का उल्लंघन किया गया था। गुंटूर जिले में चिराला पिराला आंदोलन संगठित किया गया और पंजाब में गुरुद्वारा के नियंत्रण के लिए अकाली आंदोलन प्रारंभ हो गया। चौथा चरण क्या था इसका? 1921 से फरवरी 22 तक। इस चरण में ऐसे आंदोलन एक अनियंत्रित आंदोलन का रूप लेने लग गया था। अली बंधुओं तथा मुस्लिमों को सैनिक सेवा से इस्तीफा देने के आह्वान पर उन्हें अतः देश निकाला दे दिया गया था। इस बात पर क्रुद्ध होकर हसरत मोहानी जैसे मुस्लिम नेता पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। अब सरकार भी दमन का रास्ता अख्तियार करने को तैयार हो चुकी थी। स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। सबसे पहले CR दास को तथा उनकी पत्नी बसंती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी का बंगाल में व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ तथा हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी। इसी माहौल में गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून के रिश्वत आंदोलन छेड़ने के लिए दबाव बढ़ रहा था, परंतु सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील तक गांधी जी को पत्र का भी वायसराय कोई असर नहीं हुआ। अतः गांधी जी ने मजबूर होकर फरवरी में द्वितीय सप्ताह में भाषण, प्रेस तथा सभाएं करने आदि की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाए जाने के मुद्दे को लेकर बारदौली से मालगुजारी की ना अदायगी आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। परंतु फरवरी 1922 को चोरा चोरी उत्तर प्रदेश के में कांग्रेस तथा खिलाफत के एक जुलूस से पुलिसिया दुर्व्यवहार से आपाक होकर पुलिस पर ही हमला कर दिया था। संबंधित थाने तथा जला दिए सिपाही पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसात्मक घटना की सूचना के पश्चात गांधी जी ने बारदौली में प्रस्तावित स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऐसे आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के इस कदम ने एक विवाद को जन्म दिया। कांग्रेस के कुछ तत्कालीन वरिष्ठ नेताओं ने भी गांधी जी के इस निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। विद्वानों के समूह द्वारा यह साबित करने का प्रयास किया गया कि चूंकि गांधी जी बुजुर्गा वर्ग के संबंधित है तो उन्होंने निचले स्तर के आंदोलन तथा समाजवादी उत्साह की संभावना से डरकर आंदोलन वापस ले लिया। विद्वानों के एक वर्ग ने अपने विचारों के पक्ष में उस तर्क को प्रस्तुत किया जिसमें गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा के साथ साथ किसानों से कर तथा काश्तकारों से लगान देने की अपील की थी। परंतु यह तर्क उचित इसलिए प्रतीक नहीं होता है क्योंकि आंदोलन के दौरान समाजवादी रुझान का संकेत कहीं से भी उभर कर नहीं आया था। और बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने किसानों एवं काश्तकारों को कर अदा करने की बात इसलिए की
क्योंकि आंदोलन की समाप्ति के पश्चात कर रोको आंदोलन का कोई प्रभाव पैदा नहीं हो सकता था। और गांधी जी का मानना था कि अगर चोरा चोरी जैसी घटनाओं को नजरअंदाज किया जाता है तो पूरे देश में हिंसात्मक घटनाओं की लहर आ जाएगी, जिससे असहयोग आंदोलन की समूची रणनीति ही विफल हो जाएगी। आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी की मंशा आंदोलन को सरकार के दमनकारी उपायों से बचाने, आंदोलनकारियों की ऊर्जा को बरकरार रखने, जनता को हतोत्साहित होने से बचाने की थी। यद्यपि यह स्वाभाविक ही था कि आंदोलन को वापस लेने से जनता का यह बहुत बड़ा तबका निराश हुआ होगा, लेकिन ऐसी घटनाओं से सत्ता को दमन का बहाना मिलता और वह दमन उतारू हो जाती तो जनता से इसे कहीं अधिक निराशा व्याप्त होती और यह प्रवृत्ति भविष्य के आंदोलन के लिए भी घातक सिद्ध होती। तो आज की क्लास यहीं तक साथियों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।